हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिकोकूलम ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ईच। तो सबसे पहले एक फिगर बनाइए अच्छा सा। एक मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है बेटा, इतना बड़ा इसीलिए बनाया है जिससे साफ डायग्राम बन पाए। अच्छा, यहाँ पर ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी है और ये कॉर्नर सी है। इस जगह पर प्लेस्ड है 1 पिकोकूलम, तो क्यू मान लेता हूँ। यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू और इस जगह पर भी क्यू, और क्यू गिवन है 1 पिकोकूलम। और इनके जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ए मान लेता हूँ और ए गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। सेंट्रॉइड पर हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है 60 डिग्री, और इसका ये बाइसेक्टर पर एक लाइन खींची हमने, और ऐसे ही इसका बाइसेक्टर पे एक लाइन खींच लो और एक इसके बाइसेक्टर पे लाइन खींच लो। जहाँ ये तीनों इंटरसेक्ट करती हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। ये 60 डिग्री का बाइसेक्टर है 30 डिग्री, ऐसे ये 60 डिग्री का बाइसेक्टर है 30 डिग्री। तो सोचने वाली बात है, देखो ये अगर ट्राइंगल देख रहे हो, ये वाला अगर यहाँ पे m डाल दूँ तो ये ट्राइंगल देख रहे हो, तो ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। या फिर पूरे ट्राइंगल में देख लो, इस वाले में 30 30 60, तो ये पूरा 120 होगा। या ऐसे देख लो, इस ट्राइंगल में ये 30, ये 90, तो ये 60, और ये 30, ये 90, तो ये वाला 60। दैट मीन्स ये वाला एंगल 120 के 3 आएंगे। ठीक है, चलिए इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला में याद होना चाहिए। कोई पॉइंट चार्ज है सिंगल चार्ज, और इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो इससे आर दूरी पर है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस पॉजिटिव चार्ज से अवे आती है और लाइन जॉइनिंग के टूवर्ड्स अलोंग आती है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग। और पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, और नेगेटिव होता था टूवर्ड्स, लेकिन होता लाइन जॉइनिंग के अलोंग। और इस पॉइंट चार्ज की वजह से, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/4πε0 Q/r² आता है। आर हमेशा क्यू चार्ज की से निकाल लें पी पॉइंट पर, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन लेंगे, ये होता है। आप चाहो तो इसकी जगह पे के लिख सकते हो, तो KQ/r²। ऐसे ये किसकी जगह पे लिखा है, इसकी जगह पे के लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें। यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, Q Q Q, एक एक करके तीनों के ऐसे सेंट्रॉइड ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंट्रॉइड ओ। तो E1 लिख लेता हूँ और लिख लेता हूँ KQ/, सेपरेशन आएगी ये वाली बेटा, AO का होल स्क्वायर, साइड नहीं आएगी, AO का स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्यू चार्ज की से निकालने हैं सेंट्रॉइड ओ पर, तो सेपरेशन ये आ गई। अब ये सेपरेशन निकाल भी सकता हूँ मैं भी, पर इस सेपरेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो समझ में आएगा। तो देखो ये सेपरेशन आएगी, और देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन जॉइनिंग ये हो गई, इससे अवे दिखाएंगे तो डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी। ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू Q एट A। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली E2 निकाल लो आप, तो ये भी KQ/OB का स्क्वायर आएगा, पर OB और OA सब बराबर होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री से OA, OB और OC तीनों बराबर होंगे, तो आएगा तो OB, मैंने लिख लिया OA, ये ड्यू टू Q एट B चार्ज की वजह से। ऐसे ही सिमिलरली E3 बराबर KQ/OA का होल स्क्वायर, ये ड्यू टू Q एट C की वजह से आएगा। तो सेपरेशन OC, लेकिन OC की जगह पे हम OA लिख सकते हैं। तो पहले इस दर्शन दिखा दें, इसकी वजह से दर्शन कुछ इस तरह से आएगी E2, और इस चार्ज की वजह से दर्शन अवे आएगी लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ये लाइन जॉइनिंग हो गई, और इसके अलोंग और पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए अवे E3। तो देखो इस वाले पॉइंट पे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू तीनों चार्जेस की वजह से, और ये तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। E1 E2 E3 ये है KQ/OA का स्क्वायर, ऐसे है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब नेट निकालना है। अब नेट निकालने के मेरे पास 2 मेथड है। मेथड आपका 1 कर लो,
पहले मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रीडिशन से कर लेता हूँ। देखो इन दोनों में से E1 E2 में से किसी का भी, तीनों में से किसी दो का रिजल्टेंट निकाल लो। मैं E1 और E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। वैसे आप E3 और E1 का भी निकाल सकते हो, E1 E2 का भी निकाल सकते हो, किसी का भी दो का निकाल लो। तो मैं E3 और E2 का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहा हूँ, दोनों का ऐड करके कितना रिजल्टेंट आएगा। तो लेट कर लेता हूँ E डैश, ऐसे लिख भी देता हूँ जो समझ में आए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E2 एंड E3। अब E डैश इज इक्वल टू, देखो E2 और E3 के बीच में ये जो एंगल है ये वाला, ये 120 डिग्री है। अभी मैंने बताया आपको, इसको आगे ऐसे बढ़ाओगे तो देखो ये कितना, ये पूरा एंगल 60 डिग्री, तो ये 30 होगा बेटा, और ये 30 है तो ये वाला तो 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो ये 30 ये 90 तो 120 हो गया, तो ये वाला 60 डिग्री आएगा बेटा। ऐसे इधर करेंगे तो ये 30 ये 90 तो ये 60, तो 60 60 120। तो नेट निकालते हैं तो आर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो E2 है आपका, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड E3 है, प्लस 2 सेकंड पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हो जो कि 120 है। ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू, जो दो वेक्टर का एडिशन में लगाते हैं ना ट्राइंगल ऑफ एडिशन में, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा, वही लगाया है। अब यहाँ पे E2 और E3 बराबर हैं देखो, तो अभी ऐसे लिख लो इसको, E2 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E2 और E2 सॉरी, तो E2 का स्क्वायर हो जाएगा, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो 2 से ये 2 कट गया, और देखो ये E2 का स्क्वायर हो गया और नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव हो गया और E2 का स्क्वायर हो गया, तो ये इससे कट गया, तो कितना आया आपका E2 आया बेटा, E डैश आया E2। अब देखो ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके बाइसेक्टर से जाएगा, 120 के डिग्री के बाइसेक्टर से। अगर E2 इन दोनों बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट उसके बाइसेक्टर से जाता है, बराबर नहीं होता तो बाइसेक्टर से नहीं जाता है ना। तो ये दोनों बराबर है, तो ये 120 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे तो ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा बेटा, ये E डैश हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये। अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बचे, दो, एक E डैश और एक E1। अब E डैश और E1 भी तो बराबर है मैग्नीट्यूड में, देखो E1 की वैल्यू भी E2 के बराबर है और E डैश की वैल्यू भी E2 के बराबर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंट्रॉइड। ओ डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने पर नेट कैसे लिखते हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं। अगर दो वेक्टर डायरेक्शन की ऑलरेडी कोई डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर लो, यहीं से आता है, cos 0 पुट करेंगे ना तो E1 प्लस E2 प्लस E3 का होल स्क्वायर हो जाता। अपोजिट डायरेक्शन है सो सब्ट्रैक्ट कर लो, यहीं भी पुट करो cos 180। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन होते हैं उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये E2 माइनस E3 का होल स्क्वायर बन जाता। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, और किसी एंगल से होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये करिए। अब नेट दोनों के डायरेक्शन कैसे चेक करो, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो सब्ट्रैक्ट करें E डैश माइनस E1। सब्ट्रैक्ट इसीलिए किया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर क्वांटिटियां हैं बेटा, ये स्केलर नहीं है, सीधे नहीं निकलेगा नेट। तो E डैश और E1 बराबर है, ये भी E2 के बराबर है, ये भी E2 के बराबर है, ये कट गया बराबर 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आया बेटा सेंट्रॉइड पर। इसीलिए यहाँ पे OA और O की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं था, बट अगर निकालनी होती तो ये वाला ट्राइंगल, जैसे इधर का ये पूरी साइड A है तो ये वाली साइड A/2 हो जाती बेटा, ये वाली। और इस ट्राइंगल में लगा देते हैं हम, इस वाले ट्राइंगल में क्या लगाई, कॉस लगा देते, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस निकल आता, फिर बराबर होता सब। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। दूसरा मेथड भी इसमें कर सकते थे हम, सेकंड मेथड में क्या करते, कंपोनेंट से कर लेते। किससे कर लेते, कंपोनेंट वाले मेथड से कर लेते इस क्वेश्चन को। कैसे कि जैसे ये आपका बाइसेक्टर पे था, ये भी बाइसेक्टर पे था और ये भी बाइसेक्टर पे था, ये ऐसे था बेटा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा था, इसका मैग्नीट्यूड E ही था, इसका मैग्नीट्यूड भी E था, सेम मैग्नीट्यूड के थे बेटा, और एक ऐसे आ रहा था। मैग्नीट्यूड सबके बराबर हैं, देखो E1 E2 E3 सब बराबर हैं।
अब ये पूरा 120 था, लेकिन ये तो 60 डिग्री था ना, तो इसके कंपोनेंट कर लो। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, जो कंपोनेंट होते हैं वो टेल से करते हैं, तो देखो टेल से कर रहा हूँ, तो एक कंपोनेंट ये आएगा और ये एंगल है और एक ही आएगा ऐसे। और ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये जिसकी कंप्यूट कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। टेल से करते हैं, जिसके साथ एंगल आता है, तो मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूँ, तो ये कॉस आएगा बेटा, ई कॉस 60 डिग्री, और ये आएगा ई साइन 60 डिग्री। ऐसे ही मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूँ, इसके कंप्यूट करूँ तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा और एक इधर ही आएगा ऐसे। और ये वाला एंगल यूज किया है मैंने, तो ये वाला ई कॉस 60 डिग्री होगा और ये वाला ई साइन 60 डिग्री होगा। अब सोचो, इन दोनों के कंप्यूट करने के बाद ये हो गया, तो देखो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। देखो ई साइन 60, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, देखो सेम, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से डायग्राम बना लेंगे हम इसमें द्वारा से, कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस जगह पर वो ऊपर की तरफ आएगा, दोनों को ऐड करके। तो ई डैश लिख लें, तो ई 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस ई कॉस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2e कॉस 60 डिग्री, और 2e कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट गए तो e आया। तो इस जगह पे जो नेट आया ई डैश, इसकी वैल्यू आ रही है ई, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ भी है बेटा ये ई। अब देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, देखो इन दोनों को ऐड किया, टोटल इन दोनों का कंप्यूट करके किया, तो ये आया टोटल, ये आ गया। अब ऐसे हो गया, ये ई डैश है बेटा आपका, ई डैश की वैल्यू ये है। अब ई डैश बराबर भी ई है और ये भी ई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें सेंटर पर, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो घटाएंगे, ई डैश माइनस ई, ये भी ई है और ये भी ई है, तो इक्वल टू फिर 0 आ गया। तो कंपोनेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।